अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जगीर की एपिसोड 14 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। एमल एंड जजलान स्पेशल। दोपहर के 3:30 बज रहे थे जब जजलान की आंख खुली। उसने एक भरपूर अंगड़ाई के बाद नजरें कमरे में दौड़ाई तो एकदम हैरान होते उठ बैठा। उसके कपड़े इस्त्री हुए तरीके से सामने अलमारी के हैंडल पे हैंग हुए थे। उसके बिल्कुल आगे ही उसकी पेशावरी चप्पल साफ हुई रखी थी। ड्रेसिंग टेबल पे उसकी घड़ी, फोन, गाड़ी की चाबियां और वॉलेट रखा हुआ था। उसके कमरे या उसकी चीजों में मुलाजमों को घुसने की इजाजत ना थी। ना ही नूर बेगम उसकी किसी चीज को हाथ लगाती थी। जजलान को सभी जानते थे कि अगर उसकी रखी चीज इधर की हल्की सी भी उधर हो जाए तो वो पूरी हवेली सर पे उठा लेता था। इसलिए कोई भी उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाता था। मगर आज जिंदगी में पहली बार उसके ना सिर्फ कपड़े बल्कि हर चीज पहले से रेडी रखी थी। वरना तो वो जब उठाता था तब खुद अपने हाथ से निकालकर मुलाजिम को चीजें देता था। लेकिन आज ये सब किसने किया उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अभी इसी शौक में बैठा सोच ही रहा था कि दरवाजा खुलने पे दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुआ, जहां से एमल दुपट्टे से हाथ साफ करती अंदर आ रही थी। उठ गए तुम? नाश्ता करोगे या खाना खाओगे? एमल उसे देखे बगैर सीधी अलमारी की जानिब बढ़ती। वहां रखे अपने कपड़े बेमकसद इधर से उधर करने लगी। वो सिर्फ जजलान को ये दिखाना चाहती थी कि वो मसरूफ है। अलमारी में अपने कपड़ों के साथ उसके कपड़े देखते जजलान एक झटके से खुद पर से कंफर्टर हटाता, लंबे लंबे कदम उठाता उस तक पहुंचा। ये तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में कहां से आए? जजलान को अच्छे से याद था कि जब कल वो उसे यहाँ लाया था तो वो खाली हाथ आई थी और इससे पहले भी बस उसके 2 सूट ही यहाँ थे। मगर अब तो अच्छे खासे कपड़े मौजूद थे अलमारी में। मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे कपड़ों की तो जरूरत होगी ना। अब तुम्हारे कपड़े तो पहनने से रही, इसलिए ड्राइवर के साथ जाके सुबह ही अपने सारे कपड़े ले आई थी। वो सुकून से कहती फिर से कपड़ों की जाने मुतवज्जो हो गई, जबकि जजलान तो उसके बदलते लहजे पे शशदर रह गया। इसे हो क्या गया था? अचानक से इतनी मीठी कैसे हो गई थी? हटाओ इन्हें यहाँ से, वो सख्ती से बोला तो एमल ने अछेवे से उसे देखा। क्यों भाई? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने ही तो कहा था मेरी असल जगह मेरे शौहर का कमरा है, तो जाहिर है इस कमरे में मौजूद हर चीज पर मेरा भी बराबर का हक है। बहुत ही समझदारी से सुकून इत्मीनान के साथ जवाब दिया था, जबकि जजलान अपना गुस्सा जब्त करते रह गया। और ये किससे पूछ के तुमने मेरी चीजें निकाली हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। हैंग हुए सूट को गुड़मुड़ी करते उसकी इस्त्री खराब करके सोफे पे फेंका। वो किसी भी तरह उससे लड़ना चाहता था, उसे रोता देखना चाहता था। इसलिए जब एक जगह से बात ना बनी तो उसने दूसरी तरफ बात शुरू की। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, किसी नहीं, तो मुझे इजाजत है तुम्हारी चीजों को छूने की। एमल बहुत ही इत्मीनान से कहती जजलान को आग लगा गई। अभी और इसी वक्त मेरा दूसरा सूट इस्त्री करो। उसके बाजू को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेते लफ्ज चबा चबा के हुक्म दिया। जजलान जानता था वो कभी भी ऑर्डर्स को नहीं मानती और वो अब भी उसके मुंह पे इनकार कर देगी, जिसके बाद उसे एक मौका मिल जाएगा। मगर यहाँ तो सब उसकी उम्मीदों के बरअक्स हो रहा था। जो भी पहनना है तुम निकाल दो, मैं कर देती हूँ। उसकी सख्त पकड़ में एमल अपने बाजू में उठता दर्द बर्दाश्त करते नरमी से बोली। वो उसके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसके इस अमल से उसे तकलीफ हो रही है, वरना उसका हुक्म देता लहजा एमल को जहर लग रहा था। इतनी आसानी से मान जाने पे जजलान को एक बार फिर झटका लगा और साथ बेइंतहा गुस्सा भी आया। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाते और राया। क्या? एमल जान के भी अनजान बनी। तुम जानबूझ के मेरी सारी बातें मान रही हो ताकि मुझे तुम्हें बातें सुनाने का, तुम्हें तकलीफ देने का कोई मौका ही ना मिले। वो गुस्से से बोला तो एमल धीरे से मुस्कुराई। डियर हस्बैंड,
میں جانتی ہوں میری قسمت تمہارے ساتھ پھوٹ چکی ہے، اب مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے، اس لیے میں بس سمجھوتا کر کے ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بغیر لڑائی جھگڑے کے، آرام سے کہتی جزلان کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ اس کا بازو جھٹکتے کھلی الماری سے پینٹ اور ٹی شرٹ نکالتے واش روم کی جانب بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے رکا اور پیچھے مڑ کے اس کی جانب دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیوی ہو نا تم میری، تو آج رات تیار رہنا مجھے میرے حقوق دینے کے لیے۔ شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھتے ایک آنکھ ونگ کرتے واش روم میں گھس گیا۔ ایمل نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، بس یہی ایک وجہ تھی جہاں وہ آ کے بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ اب بھی جو کچھ کر رہی تھی صرف اس لیے ہی کر رہی تھی کہ جزلان کو کوئی اور موقع نہ ملے، اس کے ہاتھ اس کی کوئی کمزوری نہ لگے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک موقع ہمیشہ اس کے پاس ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، کیسے اس مصیبت سے نکلے، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ اب اس کے سامنے بے بس بالکل نہیں ہوگی۔ وہ جیسے ہی ہال میں آیا، ڈائننگ روم میں ٹیبل پہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ایمل صرف بیٹھی ہوئی تھی، کچھ کھا نہیں رہی تھی، لیکن جیسے ہی نظر جزلان پہ پڑی فوراً کھڑی ہوتی اسے پکارنے لگی، کھانا کھا لو آگے۔ اس کی پکار پہ جزلان سپاٹ چہرہ لیے ٹیبل پر آتے کرسی کھسکا کے بیٹھ گیا۔ جزلان کے آتے ہی آئلہ ایک طرف سے دوپٹہ آگے کر گئی، جس سے اب اس کا چہرہ جزلان سے چھپ گیا تھا، جبکہ نوال اور نور بیگم خاموشی سے اپنے کھانے میں مصروف تھیں۔ مجھے یہ نہیں کھانا، میرے لیے پراٹھے اور چائے بنا کے لاؤ۔ ایمل اپنی کرسی پر بیٹھی اس کے آگے پلیٹ رکھتی اس میں سالن نکالنے ہی لگی تھی جب وہ بول اٹھا، شاہدہ۔ ایمل نے ہاتھ واپس کھینچتے شاہدہ کو پکارا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کے بنے کھانے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، تو ایمل لب بھینچے اسے دیکھ کے رہ گئی، جبکہ اس کی بات سنتے ایک منٹ کے لیے ٹیبل پر موجود باقی افراد کے ہاتھ رکے تھے۔ کیا ہوا، بنا نہیں سکتی؟ بیوی ہو تم میری، اپنے شوہر کی اتنی سی بات نہیں مانو گی؟ خود کی جانب دیکھتے دیکھ وہ اسے زچ کرتے بولا، تو ایمل خود پر ضبط کرتے اٹھ گئی، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا ٹیبل پہ رکھا پانی سے بھرا کانچ کا جگ اس کے سر پر دے مارے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ زچ ہو رہی تھی، اسے غصہ آ رہا ہے، اسے ایک دم نارمل رہنا تھا اس کے سامنے۔ لاتی ہوں، عام سے لہجے میں کہتے اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ چھوٹی بیگم آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں بنا دیتی ہوں۔ شاہدہ اسے کچن میں رکھی کرسی کی جانب اشارہ کرتے بولی، شاہدہ ہمیشہ سے کھانا تم ہی بناتی ہو، وہ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ جانتا ہوگا۔ پروین تم جلدی سے چائے اور پراٹھے بنا دو، کیونکہ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ تو کسی کو نہیں پتا، اس لیے اسے یہی لگے گا کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ ایمل نے دماغ سے کام لیتے کہا، تو اس کے کہے کے مطابق ملازمہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی پراٹھے بنانے لگی، جبکہ ایمل وہیں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کبھی اس شخص کے لیے اتنی محنت نہیں کرتی۔ جب وہ اس سے نفرت کرتی ہے تو کیوں وہ خود کو اس کے کام کر کے تھکائے۔ وہ وہیں بیٹھی چولہے میں جلدی آگ کو دیکھتی آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا اور اتنے سے ہی وقت میں اسے جزلان کی حرکتیں برداشت سے باہر لگ رہی تھیں۔ بہت بار تو اس کا دل کیا کہ سیدھا کوٹ ہی پہنچ جائے اور اس مصیبت سے جان چھڑوا لے، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جینا تو جزلان نے تب بھی اس کا حرام کرنا ہی تھا، مگر اب جو اس نے خود سے عزم کیا تھا وہ اسے پورا کرنا ہی تھا۔ اسے صبر سے کام لیتے جزلان کے بے بس ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اب وہ کیسے ہوگا یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے یقین تھا اگر آج وقت جزلان کے ساتھ ہے تو کل اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ ملازمہ نے اسے بتایا کہ پراٹھے بن چکے ہیں، جس پہ ہوں ہاں میں سر ہلاتی پراٹھے اٹھائے باہر آئی۔ جزلان کے سامنے پراٹھے رکھنے کے بعد واپس اندر گئی۔ پہلے ایک گھونٹ چائے کا الگ سے خود چیک کیا کہ چائے ٹھیک بنی ہے یا نہیں، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ چائے اچھی بنی ہے تو چائے لیے باہر آئی۔ ایمل کو اتنی فرما برداری سے اپنی باتیں مانتا دیکھ جزلان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اسے اتنا تنگ کرنا چاہتا تھا، اتنا
सताना चाहता था कि वो उससे परेशान हो के उसे फिर से छोड़ने की बात करे और फिर से वो उसे अपने साथ रहने पे मजबूर करे। वो उसके सामने रोए तड़पे तो उसे मजा आता ना, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। चाय उसके आगे चाय रखते एमल अपनी कुर्सी खिसका के बैठी तो जजलान ने सर झटकते चाय का कप लबों से लगाया, मगर अगले ही पल खड़े होते पूरी कुवत से कप जमीन पर दे मारा। तो जब सब चौंक कर परेशानी से मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगे। ये चाय बनाई है तुमने? 2 कौड़ी की भी चाय नहीं थी, ये इतनी कड़वी, वो गुस्से से धाड़ा। जबकि एमल खामोश खड़ी रही, जानती थी चाय तो ठीक बनी है, वो तो बस अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहा था। मैं दूसरी बना के ला देती हूँ, एमल मासूमियत से बोली। तो उसने घूर के उसे देखा। उसकी आंखों में नाकामी का गुस्सा देखते एमल के लबों पे मुस्कुराहट बिखरने को बेचैन थी, मगर वो उसके सामने अभी मुस्कुरा नहीं सकती थी, इसलिए लब दबा गई। अपनी तरह बदजायका चाय बनाकर खुद ही पी लेना। वो पांव से कुर्सी को धक्का देता फन करता बाहर की जानिब निकल गया। उसके जाते ही एमल खुलकर मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देख सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। एमल, ये आयला ने हैरत से कुछ कहना चाहा। आप फिक्र नहीं करें भाभी, जब इंसान को किसी को अजियत पहुंचाने का मौका नहीं मिलता तो वो ऐसे ही बिला वजह गुस्सा करने लगता है। वो सुकून से बैठती अपनी प्लेट में सालन डालने लगी। बेटा, तुम क्यों ये सब बर्दाश्त कर रही हो? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम कोई भी फैसला आसानी से ले सकती हो। नूर बेगम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह जजलान उस बच्ची से बात कर रहा था। बड़ी मामा जब किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो फिर पीछे हटना बुज़दिली कहलाता है। मैं जानती हूँ वो आपका बेटा है और किसी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि कोई शख्स उनके बेटे की बर्बादी का मुंतज़िर हो, मगर बड़ी मामा जितने लोगों के साथ उसने नाइंसाफी की है, जितनी लड़कियों के साथ उसने बदसलूकी की है, कितनों को उसने धोखा दिया है, तो सोचे कितने लोगों ने उसे बद्दुआ दी होगी और कितनों ने तो सब्र करके अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया होगा। बड़ी मामा, बद्दुआ लगे या ना लगे, मगर इंसान का सब्र जरूर लगता है। जब इंसान अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देता है तो फिर वो तो है ही इंसाफ करने वाला। वो कैसे अपने बंदे का सब्र रायगा जाने दे सकता है? उसने मुझे भी बहुत अजियत पहुंचाई है, मगर अब मैं उसे खुद को तकलीफ पहुंचाने का और कोई मौका नहीं देना चाहूंगी। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं आपसे माजरत करती हूँ, मगर जो सच है वो सच है। वो धीमे समझाते लहजे में बोली तो नूर बेगम अफसरदगी से मुस्कुरा दी। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो खुद डर लगता है कि ना जाने कब क्या हो जाए। पता नहीं कितने मासूमों की हाय है इनके साथ। मैं तो खुद बस अल्लाह से दिन रात दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे और शौहर को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। वो थके हुए अंदाज में बोली तो एमल महज सर हिला के रह गई। उसके पास कहने को था ही क्या, जो जैसा करता है वैसा भरता भी है, वो जानती थी ये। रात के 11 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे जब जजलान हवेली आते सीधे अपने कमरे में आया था। एमल ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने घुंघराले बालों में कंघा करने में मसरूफ थी जब जजलान को कमरे में आते और दरवाजा लॉक करते देख एक पल के लिए तो उसका सांस हलक में अटका, मगर इससे पहले जजलान उसका चेहरे का उड़ा रंग देखता एमल जल्दी से खुद को नॉर्मल करती ऐसे बन गई जैसे उसे पता ही नहीं चला कि जजलान कमरे में आ चुका है। वो समझी थी कि आज भी जजलान हवेली वापस नहीं आएगा, इसलिए इतने सुकून से बैठी बाल संवार रही थी। अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि वे इतनी जल्दी आ जाएगा तो वो कल की तरह ही फौरन सोती बन जाती, मगर अब तो वो आ गया था। अब आगे क्या होगा ये सोचते उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसके पीछे खड़े होते गहरी नजरों से उसका जायजा लेते जजलान बुरी तरह उसे नर्वस कर रहा था। एमल बहुत ही मुश्किल से अपने तासरात पर काबू पाए सपाट चेहरा लिए बैठी अपने काम में लगी रही। बाल काफी खूबसूरत हैं, उसके स्याह बालों को हाथ से छूते मुस्कुराते हुए बोला तो एमल का दिल बैठने लगा। जजलान ने धीरे से उसका बाजू पकड़ के खड़ा करते अपने सामने किया और एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालते अपने साथ लगा गया।
इतनी बेसाख्ता हरकत पर एमल जल्दी से उसके सीने पे हाथ रखती बीच में थोड़ा सा फासला बना गई। तैयार हो मुझे अपनी रूह में समाने के लिए। 2 उंगलियों से उसके बालों को कान के पीछे उड़सते चेहरा उसके कान के पास लाए सरगोशी की तो एमल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। डर के मारे हलक खुश्क होने लगा। उसकी इतनी नजदीकी पे एमल को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, मगर उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, जब समझौता कर ही लिया है तो फिर पीछे क्यों हटना। बज़ाहिर मजबूत लहजे मगर अंदर से दिल कांप रहा था। ओ ऐसा है क्या, तो फिर देर किस बात की। जजलान जैसे उसकी हिम्मत को आखिरी हद तक आजमाना चाहता था। एक झटके से उसे गोद में उठाते बेड की जानिब कदम बढ़ा गया। एमल एकदम बौखलाई मगर जल्द ही खुद को संभाल गई। क्या वो सच में इन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने जा रहा था? क्या उसे रोक देना चाहिए? लेकिन अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो जबरदस्ती भी तो कर सकता है, मगर वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से निकले, कैसे जजलान को रोके। आहिस्ता से उसे बेड पर लेटाते जजलान अपनी शर्ट उतारते दूर फेंक गया तो खौफ से एमल ने आंखें बंद कर ली, जिसपे जजलान के लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। हल्की सी उसके कंधे से शर्ट खिसकाते वहां अपने लब रखे तो एमल जब्त से बेडशीट मुट्ठियों में दबोच गई, वरना दिल तो कर रहा था अभी इसे दूर धक्का दे दे। कंधे से सफर करते जजलान के दहकते लब उसकी गर्दन से होते हुए लबों तक आए। जजलान ने बहुत गौर से उसके चेहरे के तासरात जांचने चाहे, मगर उसका चेहरा एकदम नॉर्मल था। वो तो समझ रहा था कि वो उसके करीब आते ही उसे पीछे कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। ना ही उसने कोई मज़ाहमत की थी और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई बेबसी थी, बल्कि वो तो सुकून से आंखें बंद किए लेटी हुई थी। शायद उसने वाकई समझौता कर लिया था, मगर उसे इतने सुकून से देख के जजलान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसके ऊपर से हटता साइड पे लेट गया। अपने ऊपर से बोझ हटता महसूस करके एमल ने पट से आंखें खोली तो जजलान उसके बराबर में लेटा उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? अंदर से खुश होते एमल हैरानगी से पूछने लगी। नींद आ रही है मुझे, जजलान सर्द लहजे में कहता करवट बदल गया तो एमल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आखिरकार वो इसमें भी कामयाब हो ही गई थी। मगर अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरी रूह, सोने दो मुझे। उसकी बात बीच में ही काट दे धाड़ा तो एमल लब दबाए अपने उबलते कहके को रोक गई। इतनी खुशी शायद उसे पूरे दिन में नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। अब वो सुकून से सो सकती थी और उसने किया भी यही था। सुकून से कंफर्टर खुद पर दुरुस्त करती मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गई। आज तो उसे नींद काफी अच्छी आने वाली थी। मामा, नूर बेगम के कमरे के दरवाजे पे खड़े होते नवाल ने उंगलियां मरोड़ते इन्हें पुकारा, जो एक अलमारी खोले उसमें से जेवर निकाल रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मैंने ये कंगन निकाले हैं, तुम बताओ इनमें से कौन से वाले एमल को दूं? नूर बेगम एक नजर उसे देखती 2 डब्बे उठाए बेड पे आके बैठी तो नवाल भी खामोशी से उनके सामने आके बैठ गई। बताओ इनमें से कौन से ज्यादा अच्छे हैं, फिर मैं वही एमल को दूंगी। वो दोनों डब्बे उसके सामने खोल के रखते बोली, मगर नवाल तो शायद किसी और ही सोच में गुम थी। नवाल बेटा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। उंगलियां मरोड़ते डब्बों को घुर दी नवाल को पुकारा तो वो एकदम चौंक गई। जी क्या वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसने सुना ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। परेशान लग रही हो, क्या बात है? बगौर उसके चेहरे को देखा जो काफी मुस्तरिब लग रहा था। मामा, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ही धीरे से बोली। अगर नूर बेगम उसकी जानिब मुतवज्जो ना होती तो शायद सुन ही ना पाती। हाँ बोलो। वो कंगन साइड पर रखते पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। वो मामा मैं। नवाल बेटा, डर क्यों रही हो? आराम से बताओ जो भी बात है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ तो बेटी की दोस्त होती है ना। चलो शाबाश, बेझिझक होके जो भी बात है बता दो। नूर बेगम ने उसे हौसला दिया, जिस पे नवाल कुछ रिलैक्स हुई। वो मामा, मैं किसी को पसंद करती हूँ।
یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی تھیں، جبکہ نور بیگم مارے حیرت کے اپنی بیٹی کو دیکھ گئیں اور پھر جلدی سے اٹھیں اور دروازے کو اچھے سے بند کیا، پھر واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نوال؟ کون ہے وہ لڑکا؟ نور بیگم کو لگا انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ ان کی بیٹی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اگر یہ بات اس کے باپ بھائی نے سن لی تو یقیناً یہ ان کی غیرت اور عزت پر دھبا ہوگا۔ حیدر شاہ کا پوتا حسام شاہ آہستہ سے کہتی گویا اپنی ماں کے سر پہ پہاڑ گرا گئی۔ نوال، تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ کس کا نام لیا ہے ابھی تم نے؟ نور بیگم حیرت سے گویا ہوں تو وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ ماما، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لفظ محبت پر وہ اٹکی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا اسے عجیب لگ رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں تو یہ اظہار کرنا ہی تھا، ورنہ بات کیسے آگے بڑھتی؟ نوال، ساری دنیا میں ایک وہی لڑکا ملا تھا محبت کرنے کے لیے، اور ضرورت ہی کیا تھی محبت کرنے کی؟ کیا تم اپنے باپ بھائی کو نہیں جانتی؟ اگر انہیں یہ بات پتہ چلی تو وہ تمہاری جان دینے سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے بیٹا۔ نور بیگم تفکر سے بولیں تو آگے بڑھ کے نوال نے فوراً ان کے ہاتھ تھامے۔ ماما، اس لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ رائد بھائی سے بات کریں، اس بارے میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کریں گے۔ نوال ان کا ہاتھ تھامے امید سے بولی۔ نوال، وہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تمہارے دادا جی کی جان لی تھی، تم کیسے یہ بات بھول سکتی ہو کہ وہ رائد کے بھی دادا تھے؟ وہ کیسے اپنے ہی دادا کے قاتلوں کے گھر اپنی بہن کو بیاہے گا؟ نور بیگم نے سمجھایا، مگر نوال نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ماما، یہ کہیں ثابت نہیں ہوا تھا کہ انہی لوگوں نے دادا جی کی جان لی تھی۔ ہاں، بھلے وہ آخری رات حیدر شاہ کے ساتھ تھے، مگر کہیں سے بھی یہ ثابت تو نہیں ہوتا نا کہ وہی تھے جنہوں نے دادا جی کو مارا ہے۔ حیدر شاہ اور دادا جی میں تو دوستی تھی، ایک دوست بھلا اپنے ہی دوست کی جان کیوں لے گا؟ اور وہ لوگ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو، وہ لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور اگر اتنے سالوں بعد بھی وہ لوگ اس بات پر قائم ہیں تو ضرور اس بات میں سچائی ہوگی نا۔ باقی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اتنے سال گزر گئے ہیں، ہمیں اب اس دشمنی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ماما، حسام بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور اب تک جتنے بھی رشتے میرے لیے آئے تھے نا، کسی کے بھی علم میں آئے بغیر اس نے ہی انہیں بھگایا ہے۔ پلیز ماما، آپ ایک بار بھائی سے بات تو کریں۔ نور بیگم خاموش پریشان بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ نوال ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر مسئلہ تو سارا وہی تھا نا کہ ان کی کوئی سنے گا نہیں۔ نوال، اگر میں رائد سے بات کر بھی لوں تو وہ کیا کرے گا؟ ہوگا تو وہی نا جو تمہارے بابا چاہتے ہیں، اور جب انہیں یہ بات پتہ چلے گی کہ تم حیدر شاہ کے پوتے سے محبت کرتی ہو تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کریں گے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے نوال کو سمجھائیں، اور جو اپنی ہی جان کی دشمن بنی بیٹھی تھی۔ رائد بھائی اگر بابا سے بات کریں گے تو مجھے یقین ہے بابا کچھ نہیں کہہ پائیں گے، ایک رائد بھائی ہی ہیں جن کے آگے بابا بے بس ہو جاتے ہیں۔ ماما پلیز آپ آج ہی رائد بھائی سے بات کریے گا پلیز۔ نوال ان کا ہاتھ تھامتی التجائیہ لہجے میں بولی تو نور بیگم نے گہرا سانس بھرا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ نوال، میں رائد سے بات کر لوں گی، لیکن اگر اس نے یہ بات تمہارے بابا سے نہیں کی یا اس نے بھی منع کر دیا پھر تم اس بات کو وہیں ختم کر دو گی اور بھول جاؤ گی حسام کو۔ نور بیگم نے تنبیہ کی تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ جانتی تھی رائد ضرور تراب خان سے بات کر لے گا، اسے پورا یقین تھا اس پہ، اب پتہ نہیں اس کا یہ یقین قائم رہنے والا تھا یا نہیں۔ رائد جب آفس سے حویلی آیا تو کچھ دیر بعد ہی نور بیگم اس سے بات کرنے کے ارادے سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ تراب خان کو بہت بار نوال کے لیے کسی نئے رشتے کا ذکر کرتے سن چکی تھیں، اس لیے وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد نوال کی شادی وہاں ہو جائے جہاں وہ چاہتی ہے۔ رائد بیٹا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے رائد کو کھڑے دیکھ گویا ہوئی۔ جی اندر آئیں۔
राइद ने साइड होते इन्हें अंदर आने की जगह दी। इन्हें अंदर आते देख आयला राइद का सामान उसकी जगह पर रखती उनके साथ सोफे पे बैठी। जी मामा कहें, क्या बात है? राइद नूर बेगम के बराबर वाले सोफे पर बैठते एहतराम से पूछने लगा। बेटा समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, वो तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। मामा आपको तमीज़ बांधने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है आप खुल के कह सकती हैं। राइद थोड़ा आगे को होके बैठा। नवाल एक लड़के को पसंद करती है। नूर बेगम ने हिम्मत करके कह ही दिया। मैं समझ गया, आप लोग बाबा की वजह से परेशान है ना। आप नवाल से बोले उसका नंबर पता मुझे दे दे और इससे बोले कि वो रिश्ता भेजे, बाकी मैं संभाल लूंगा। राइद ने उनके हाथ पर हाथ रखते इन्हें तसल्ली दी तो वो हल्के से नफी में सर हिला गई। बेटा वो लड़का हैदर शाह का पोता है। नूर बेगम ने परेशानी से असल मसला पेश किया। कहीं आप हसाम की बात तो नहीं कर रही? राइद ने संजीदगी से तस्दीक चाही, जिस पर नूर बेगम ने अस्पात में सर हिलाया। मैं जानता हूँ उसे, बहुत अच्छा लड़का है। राइद ने हल्के से मुस्कुरा के कहा तो नूर बेगम ने तफक्कुर से उसे देखा, जबकि सारी गुफ्तगू में आयला खामोश बैठी थी। राइद लड़का अच्छा है या बुरा, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मसला इस बात का है कि वो हैदर शाह का पोता है, उस इंसान का जिससे तुम्हारे बाबा नफरत करते हैं। वो उनके हरीफ का पोता है और अगर इन्हें ये बात पता चली तो ना जाने वो नवाल और मेरा क्या हाल करेंगे। तुम तो अच्छे से जानते हो ना अपने बाबा को। नूर बेगम इस तरफ से बोली तो राइद सोच में पड़ गया। आप लोग फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ, शायद अब वक्त आ गया है इस नाम नेहाद दुश्मनी को खत्म करने का। राइद कुछ सोच के ठहरे हुए लहजे में बोला। मगर बेटा तुम्हारे बाबा, वो कहते कहते रुकी। मामा इन लोगों ने भी बहुत बार कहा है कि इन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया। दादाजी का कातिल इन लोगों ने कत्ल नहीं किया और मैं भी जानता हूँ कि वो लोग सच कह रहे हैं। खैर मैं देखता हूँ इस मामले को और नवाल से कहिएगा उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसका भाई उसके साथ है, उसे उसका प्यार जरूर मिलेगा। राइद ने उनका हाथ थपथपाते इन्हें अपने साथ का एहसास दिलाया तो वो आसुदगी से मुस्कुरा दी। आयला के चेहरे पे भी बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी। उसे अच्छी लगी थी राइद की बात। उसे अच्छा लगा था राइद की सोच अपने घर के मर्दों की तरह नहीं है, इन मर्दों की तरह तो बिल्कुल नहीं है जो लड़की के प्यार करने को जुर्म से कम नहीं समझते। उसे अच्छा लगा था राइद का अंदाज। खुश रहो बेटा। नूर बेगम प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते उठ खड़ी हुई और आयला के भी सर पर हाथ फेरते बाहर निकल गईं। उनके जाते ही आयला राइद की जाने मुतवज्जो हुई। आपके दादाजी का इंतकाल कैसे हुआ था, मतलब उनका कत्ल कैसे हुआ? वो उलझन और तजस्सुस से बोली तो राइद उसके साथ सोफे पे आके बैठा। पता नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी मौत जिस्म में जहर फैलने की वजह से हुई है, जबकि जहर दिया कैसे गया है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। राइद ने जरा सा कंधे उचकाए तो फिर हैदर शाह वालों से हमारी दुश्मनी क्यों है, वो अभी भी समझी नहीं थी। हैदर शाह और दादाजी बहुत पक्के दोस्त थे। एक रात हैदर शाह ने दादाजी को अपने डेरे पे बुलाया था। वहां क्या हुआ क्या नहीं ये कोई नहीं जानता, मगर दूसरे गांव से खबर आई कि दादाजी को कुछ हो गया है, क्योंकि दादाजी और हैदर शाह दोनों ही डेरे पे अकेले थे। इसलिए सबका शक सीधे हैदर शाह पे गया था, जबकि उन्होंने बहुत बार मना भी किया है और अब तक वो यही कहते हैं कि उन्होंने दादाजी की जान नहीं ली, मगर बाबा ये बात समझते ही नहीं है। उन्होंने ही बिला वजह की दुश्मनी पाली हुई है, जबकि ये कहीं से भी साबित नहीं हुआ कि हैदर शाह ने ही दादाजी की जान ली है। फिर भी बाबा ने इनसे दुश्मनी की हुई है और जब से अब तक ना ही हैदर शाह के गांव से किसी को यहाँ आने की इजाजत है और ना ही यहाँ से वहां। यह सरहद भी बाबा ने ही बनाई है, जबकि उन्होंने कई बार इस नाम नेहाद दुश्मनी को खत्म करने में पहल की थी, मगर बाबा की अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। राइद ने अफसोस से सर झटका तो आयला महज सर हिला गई। अब आप कैसे नवाल और हसाम भाई की शादी करवाएंगे? थोड़ी देर बाद आयला उसके कंधे पे सर रखते धीरे से बोली तो राइद उसके गिर्द हिसार बनाता उसे अपने सीने से लगा गया। ये तो शायद मैं खुद भी नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि नवाल को उसका हक दिलवा के रहूंगा। राइद एक अज़्म से कहता उसके बालों पे बोसा देता आंखें मूंद गया तो आयला भी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर गई।
कमरे की खिड़की के आगे टू सीटर सोफे पे चेहरा घुटनों पर रखे स्याह आसमान पर चमकते चांद को फुर्सत से देख रही थी। उसके अंदर अजीब सी उदासी फैली हुई थी। कभी कभी अपनी गुजरी जिंदगी का सोचती, अपनी पढ़ाई का सोचती, जो शायद अब वो कभी मुकम्मल नहीं कर सकती थी। उसका जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब ही रह गया था। वो जजलान से कोई ख्वाहिश नहीं करना चाहती थी। वो उससे करती भी क्यों, जब वो उसे कुछ समझती ही नहीं थी। ये तो तय था कि वो उससे कुछ नहीं कहने वाली थी, मगर उसे अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आती थी। उसे महविश याद आती थी। न जाने वो कैसी थी, कहाँ थी, अब पढ़ भी रही थी या नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी। उसके पास फोन नहीं था जिससे वो महविश से बात कर पाती, ना ही उसे अब फोन की जरूरत थी। उसकी जिंदगी में शायद अब कोई ऐसा नहीं था जिसे फोन करने की जरूरत पड़ती। पहले उसके बाबा थे, मगर अब तो वो भी नहीं रहे थे। वो नम आंखों से मुस्कुराती अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोच रही थी जब जजलान की आवाज पे अपनी सोचों से बाहर निकलते उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। तैयार हो जाओ, हमें जाना है। जजलान कमरे में दाखिल होता कलाई पे बंधी घड़ी उतारते एक नजर एमुल को देख के बोला, तो वो सीधी होके बैठी। इस वक्त कहाँ जाना है? उसने घड़ी पर टाइम देखा जो रात के 10 बजा रही थी। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, जल्दी करो। बगैर उसे देखे अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? वो फौरन खड़े होते उसके पास आई, वरना इस वक्त जाने की बात पर तो उसका दिल कर रहा था साफ साफ इनकार कर दे, मगर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। मेरी एक दोस्त तुमसे मिलना चाहती है, तो हम उससे ही मिलने जा रहे हैं। जजलान ने मेरी पे जोर देते उसके चेहरे के तासरात देखना चाहे, मगर उसका चेहरा स्पाट था। ओके, एमन का दिल तो किया कि कह दे कि दोस्त तुम्हारी है तो तुम ही मिलो, मगर बात तो सारी यही थी कि अगर वो कह भी देती तो कौन सा वो उसकी बात मानता या सुन लेता, बल्कि उल्टा जबरदस्ती करता, जो एमल नहीं चाहती थी। इसलिए दिल पे पत्थर रखकर चलने के लिए तैयार होने लगी। जजलान के इलेक्शन सर पर थे, जिस वजह से वो आजकल हवेली में कम ही होता था। एमल के आने के बाद तो जैसे जादू ही हो गया था। उसके सपोर्टर्स की तादाद में हद से ज्यादा इजाफा हुआ था, जिस वजह से आजकल उसे वक्त नहीं मिल रहा था। कभी कहीं जलसा तो कभी कहीं, मगर अब उसे वक्त मिला तो आजकल बनी अपनी न्यू महबूबा, या कहा जाए तो बेहतर होगा कि अपने नए खिलौने से उसे मिलवाने लेके जा रहा था। ठीक आधे घंटे बाद वो लोग बगैर किसी को बताए हवेली से निकल चुके थे। तकरीबन 1 घंटे की मसाफत तय करने के बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे। ये कौन सी जगह है जजलान? एक सुनसान सड़क पर एक घर के सामने गाड़ी रुकते एमल के दिल ने स्पीड पकड़ी। आ जाओ, उसकी बात नजरअंदाज करते जजलान गाड़ी से बाहर निकला तो बादल नाखास्ता एमल को भी बाहर निकलना पड़ा। घर में दाखिल हुए तो घर में एकदम खामोशी का राज था। खूबसूरत घर, ऊपर से खामोशी। एमल को तो खतरे की अलामत लग रहा था। जजलान उसके आगे आगे चलता उसे सीढ़ियों की जानिब ले आया जो नीचे की तरफ जा रही थी। एमल धड़कते दिल के साथ उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगी तो दाएं जानिब जाके सामने ही एक कमरा मौजूद था। जजलान ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर से पूरा कमरा रोशनी में नहाया हुआ था। साथ म्यूजिक चल रहा था। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए इस आवाजें बाहर नहीं जा रही थीं। अंडरग्राउंड बने इस खूबसूरत बड़े से कमरे को देखते एमल की आंखें हैरत से खुली, मगर जल्द ही अंदर मौजूद थरकती लड़कियां और उनके साथ मौजूद लड़कों को देखते उसकी आंखों में आग चमकने लगी। ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? जजलान को अंदर बढ़ते देख वो दरवाजे पे ही रुकती सर्द लहजे में बोली तो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए। जजलान उसकी जानिब पलटा। क्या हुआ, तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी? वो मासूम बनते मसनूई हैरत से बोला तो एमल ने लब भींचे। अंदर आ जाओ यार, कुछ नहीं होता। उसके चेहरे की रंगत सुर्ख पड़ते देख जजलान मजे से बोला तो एमल गुस्सा जब्त करने की कोशिश करती मुठ्ठियां भींच गई। मैं नहीं आऊंगी, चबा चबा के लफ्ज अदा करती जजलान के दिल को सुकून पहुंचा गई। वो चाहता ही यही था कि वो उसे इनकार करे और फिर वो उसे बेबस करके मजा ले। आना तो तुम्हें पड़ेगा, प्यार से ना सही, जबरदस्ती ही सही। जजलान उसका हाथ थामते उसे अंदर घसीटते दरवाजा बंद कर गया, लेकिन एमल ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। बेबी, इतनी देर लगा दी आने में। ना जाने कहां से एक लड़की स्याह शॉर्ट
बेहुदा लिबास पहने नाजिल होती बेबाकी से जजलान के गले लगी। बदले में जजलान एमल का हाथ छोड़ते गर्म जोशी से उसके गले लगा और इस बेहूदगी पे एमल चेहरा फेर गई। जजलान का इस लड़की के गले लगाना और उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगा था, बल्कि उसे नफरत हुई थी इस जगह से, इस लड़की से और जजलान से। ये बहन जी कौन है? एमल को जामनी कमीज शलवार पहने दुपट्टा अच्छे से कंधों के गिर फैलाए देख वो लड़की तो मुस्कुराना अंदाज में बोली, ये मेरी बीवी है एमल जजलान खान। जजलान इस लड़की की कमर में हाथ डालते ऐसे तारुफ करवा रहा था जैसे वो लड़की उसकी बीवी हो। और एमल, ये है निताशा, मेरा सुकून। जजलान गंभीर लहजे में एक उंगली से निताशा को देखते उसके गाल को छूते बोला तो वो मुस्कुरा दी, जबकि इस बार एमल के लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत खुशी हुई मुझे तुमसे मिलके। एमल के कहने पे जजलान और निताशा दोनों ने अबरू उचकाए। उसकी जानिब दाद देती नजरों से देखा, जो अपने शौहर की बाहों में किसी और लड़की को देखने के बाद भी ये कह रही थी, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे ही सामने किसी और की बाहों में है? निताशा ने तंजिया इस्तफसार किया तो एमल ने मुस्कुरा के सर झटका। डार्लिंग, ये मुस्कुरा के अपना दर्द छुपा रही है। जजलान ने एमल को अपने तई आग लगाने की कोशिश की। मिस्टर जजलान खान, मैं आपके साथ समझौते की जिंदगी गुजार रही हूँ, ना कि प्यार की, तो मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इस लड़की के साथ हों या किसी और के साथ। आपकी जिंदगी है, एंजॉय करें ऐसी लड़कियों के साथ। वो इस्तेज़ाइया नजरें दोनों पे डालती एक तरफ रखे सिंगल सोफे की जानिब बढ़ गई। ऐसी लड़की से क्या मुराद है इसकी? मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। निताशा गुस्से से उसकी जानिब बढ़ने लगी, जब जजलान ने उसकी कलाई को पकड़ते रोका। छोड़ो तुम इसे, मैं बाद में इससे निपट लूंगा, अभी तुम एंजॉय करो और इसे खूब जलाओ। जजलान उसके गाल पे लब रखते एमल को देख के बोला, जो उनकी जानिब ही देख रही थी, जिसपे निताशा भी मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन में बाजू हाइड कर गई। एमल ने आंखें घुमाते इन दोनों की जानिब से नजरें फेरने। उसे इन सारी चीजों से नफरत थी। यहाँ मौजूद लोग, बंद कमरा, एक जानिब मशरूब की बोतलों से सजाया गया काउंटर जहाँ बहुत से लोग खड़े मशरूब पी रहे थे। उसे घुटन होने लगी थी इस माहौल से, मगर वो मजबूर थी। यहाँ से अकेली जा भी नहीं सकती थी, वरना जजलान उसकी कमजोरी समझते उस पे ऐसे ही वार करता रहेगा। इसलिए वो एक कोने में सर झुकाए आंखों में नागवारी लिए बैठी इस तमाशे के खत्म होने का इंतजार करने लगी।